वैशाली की प्रसिद्धि के कई कारणों में से एक कारण था वहां आम्रपाली की उपस्थिति। बेहद सुंदरी और गुणवती आम्रपाली वहां की नगर वधू थी। उस जैसी सुंदरी वहां के लोगों ने ना देखी थी, ना ही ऐसे किसी रूपवती के विषय में उन्होंने सुना था। जब मगधराज बिंबिसार की जानकारी में ये बात लाई गई कि राजगृह में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है और यह उसके लिए लज्जाजनक है, तो फिर ऐसी एक नव यौवना की खोज की गई। ये खोज समाप्त हुई सालवती पर। सालवती नामक नवयुवती गुणों और सौंदर्य में वैशाली की आम्रपाली से बहुत आगे थी। वो सुंदर होने के साथ साथ संगीत, नृत्य आदि में भी पारंगत थी। सालवती को राजगृह की नगरवधु बना दिया गया। गणिका के रूप में भी उसने आम्रपाली से अधिक प्रसिद्धि और संपत्ति एकत्रित कर ली। राजगृह के लोग अब प्रसन्न थे कि उनके यहाँ भी अब एक रूप की रानी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सालवती अपनी इस नई भूमिका में, इस नई महिमा में बहुत खुश थी, परंतु उससे नासमझी में असावधानी हो गई और एक दिन उसने खुद को गर्भवती पाया। एक गणिका के लिए इससे ज्यादा अनिष्ट दशा और कुछ नहीं हो सकती थी। जब तक इसे गुप्त रखा जा सकता था, उसने भरपूर प्रयत्न किया। फिर उसने स्वयं को एकांतवास में समेट लिया। उसने बीमारी का बहाना बना लिया। फिर उचित वक्त आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो क्या करती? उसने अपनी विश्वसनीय दासी को हुक्म दिया कि वह इस नवजात को कहीं छोड़ आए, क्योंकि यदि लोगों को सच्चाई का पता चलता कि वो माँ बन गई है तो उसकी प्रसिद्धि में कमी आ जाती और दूसरे उसके ग्राहक भी कम हो जाते। दासी ने आदेश का पालन किया। वो बालक को एक टोकरी में रखकर प्रातः होने से पूर्व ही निकल गई। उस टोकरी को उसने एक कूड़े में रख दिया। बालक ने रोना शुरू किया। उसका रोना सुनकर वहां लोगों की भीड़ लग गई। वे उसकी सुकुमारता, उसकी सुंदरता की चर्चा करते और उसकी हृदयहीन माँ को कोसते। उसी समय राजा बिंबिसार का एक पुत्र राजकुमार अभय वहां से निकला। कूड़े के ढेर पर एक नवजात बालक के मिलने के विषय में जानकर उन्हें अचरज हुआ और दुख भी। कुमार अभय ने उस नवजात को अपनी देखरेख में ले लिया। क्योंकि वो कूड़े पर और उस स्थिति में जीवित मिला था, इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। थोड़ा बड़ा होने पर जीवक ने आत्मनिर्भर होने का फैसला किया। उसकी रुचि चिकित्सा में थी। वो विद्या सीखने एक प्रतिष्ठित और योग्य चिकित्सक आचार्य के पास तक्षशिल पहुंचा। तक्षशिल में जीवक ने बड़ी मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इस विद्या का गहनता और विस्तार से अध्ययन कर लेने के बाद उसने आचार्य से लौटने की आज्ञा मांगी। आचार्य ने जीवक की परीक्षा ली और वो आश्वस्त हो गए कि जीवक चिकित्सा विज्ञान में प्रवीण हो गया है, तो उन्होंने पाथ्य की व्यवस्था करके उसे विदा किया। जीवक वापस राजगृह की तरफ चल दिया। जब उसका पाथ्य रास्ते में ही चूक गया तो उसने सोचा, समय आ गया है, मैंने जो विद्या सीखी है उसका मैं उपयोग करूं। मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं कितना सीख पाया हूँ। कहते हैं उस वक्त वह साकेत से निकल रहा था। उसने वहीं कुछ धनार्जन करके आगे की यात्रा के लिए पर्याप्त साधन एकत्र करने का विचार किया। संयोग यह हुआ कि उन दिनों वहां के सेठ की पत्नी भीषण सिरदर्द से ग्रसित थी। कई वर्ष बीत चुके थे। कई नामी और योग्य चिकित्सकों ने उसका इलाज किया था, किंतु वे कामयाब नहीं हुए। इलाज में पर्याप्त धनराशि लगाकर भी उसे अपनी असहाय पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली थी। सेठानी ने अपने रोग को लाइलाज मान लिया था। उसने मान लिया था कि वो अब कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकती। उसने ये भी मान लिया था कि अब ये कष्ट उसके साथ ही जाएगा। अब वैद्यों, चिकित्सकों पर से उसका विश्वास उठ चुका था। उसने उस विश्वास को बिल्कुल छोड़ दिया था। अब किसी चिकित्सक को वह पास भी फटकने नहीं देती थी। सेठानी को ऐसा लगने लगा था कि ये सारे लोग इलाज के नाम पर उससे पैसे ठगने आते थे। उसे स्वास्थ्य करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। एक तरह से अपने रोग से सेठानी ने समझौता कर लिया था, अपने अपरिवर्तनीय भाग्य को स्वीकार कर लिया था। जीवक को जब सेठानी के रोग और इस सारी पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञात हुआ तो वो मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ। चिकित्सक जीवन के प्रारंभ में ही उसे ऐसा असाधारण मौका मिला था। उसने सोचा वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा, इस चुनौती को स्वीकार करेगा और इसमें सफल भी होगा। जीवक का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो इस बात को समझ रहा था कि सेठानी का विश्वास कमजोर हो चुका था,
इतना धन व्यय करने पर भी उसे जो निराशा हाथ लगी थी, उसने सेठानी की मानसिकता को भी प्रभावित किया था। वो और भी कमजोर हो गई थी। जीवक ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाई। उसने यह संदेश सेठानी तक पहुंचाया कि वह उससे कोई धन नहीं लेगा। इलाज सफल होने पर ही यदि सेठानी चाहे तो उसे धन दे सकती है। सेठानी को ये प्रस्ताव ठीक जचा। वो इलाज करवाने को तैयार हो गई। जब जीवक ने सेठानी के इलाज की इच्छा जताई तो सेठानी ने उसके बारे में जानकारी मांगी। वो ये जानकर तो बिल्कुल बिदक गई कि चिकित्सक तो नवयुवक ही था। अभी तो वह अध्ययन करके ही निकला था। अभी उसने किसी का इलाज भी नहीं किया था। वो अगर उससे इलाज करवाने को तैयार हुई तो वह उसकी प्रथम रोगी होगी। सेठानी को दो बातों ने युवा चिकित्सक जीवक से अपना इलाज करवाने को तैयार किया। एक, इस चिकित्सक की बातों में पर्याप्त आत्मविश्वास था। दूसरा, उसने इलाज की सफलता से पूर्व कुछ भी शुल्क न लेने का भरोसा जताया था, जिससे ये प्रतीत होता था कि वह युवक कम से कम धन का लालची नहीं है। सेठानी ने स्वयं को इलाज हेतु युवक के हवाले कर दिया। सेठानी की बीमारी जीवक की समझ में आ गई थी, उसकी पकड़ में आ गई थी। उसने पूरे मनोयोग से सेठानी का इलाज किया और वो सफल रहा। उसे पहले ही मामले में सफलता मिल गई थी। उसके लिए एक महान उपलब्धि थी ये, जबकि सेठानी के लिए एक अविश्वसनीय किंतु अमूल्य सौगात थी। वो स्वस्थ हो गई थी। कहने की जरूरत नहीं, सेठानी ने जीवक को मालामाल कर दिया। कहाँ वो पाथेय के विषय में चिंतित था, अब वह समृद्ध होकर राजगृह लौट रहा था। इस प्रथम मामले के बाद फिर जीवक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने कितने ही चुनौतीपूर्ण और विस्मयकारी इलाज किए। चिकित्सा के क्षेत्र में उसने बेमिसाल सफलता और ख्याति अर्जित की। जीवक के मगध नरेश बिंबिसार को एक लज्जाजनक बीमारी से मुक्त किया। उसने राजवैद्य की पदवी और वैदराज की उपाधि पाई। यहाँ दो और प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। उज्जैनी नरेश चंड प्रदोत अपने नाम के अनुसार ही बेहद क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना और आपा खो देना उसकी आदत बन चुकी थी। एक बार चंड प्रदोत को एक भीषण रोग हो गया। उसने कई वैद्यों से इलाज करवाया, किंतु वे राजा को ठीक न कर पाए। उसकी दशा और बिगड़ती जा रही थी। वो सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए और वो निराश हो गया। चंड प्रदोत ने जीवक को उपलब्धियों और उसके कौशल के विषय में सुनकर बुलाया। उसने जीवक को बुलाने का निर्णय इसी वजह से किया। चंड प्रदोत ने राजा बिंबिसार के पास संदेशवाहक भेजकर अपनी बीमारी का समाचार दिया। उज्जैनी नरेश ने मगध राज बिंबिसार से यह प्रार्थना की कि वह अपने योग्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज दें। राजा बिंबिसार ने जीवक तक चंड प्रदोत का संदेश पहुंचाया तो जीवक तुरंत तैयार नहीं हुआ। उसने टालने का हर संभव प्रयास किया और ऐसे में उसने राजा बिंबिसार से आग्रह किया कि वह उसे इस विषम परिस्थिति में धर्म संकट में ना डाले। जीवक तो राजा चंड प्रदोत के स्वभाव से परिचित था। वैसे वह चंड प्रदोत से भयभीत नहीं था। वह एक चिकित्सक था। उसकी स्थिति एक दाता की थी। फिर भला वह क्यों डरता किसी से? इसकी वजह कुछ और ही थी। जीवक को पता था कि चंड प्रदोत को तो घी से अरुचि थी। वह किसी भी दशा में घी को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके लिए अवांछनीय था। वह घी को सहन ही नहीं कर सकता था और जीवक की औषधि में घी एक आवश्यक तत्व था। जीवक जानता था कि राजा चंड प्रदोत को स्वस्थ करने के लिए वह जो दवा देगा उसमें उसे घी का मिश्रण करना ही होगा। बिना घी के वह औषधि बन ही नहीं सकती थी। उसे चंड प्रदोत को फायदा होता और इसलिए धर्म संकट की स्थिति यह थी। चंड प्रदोत घी का प्रयोग नहीं करेगा और घी के बिना वह औषधि लाभप्रद होगी ही नहीं। जीवक के बार बार मगध नरेश बिंबिसार ने आग्रह किया कि उसे चंड प्रदोत की चिकित्सा को बाध्य ना करें, उसे वहां ना भेजें। अंत में बिंबिसार के बहुत आग्रह करने पर जीवक को चंड प्रदोत का इलाज करने के लिए उज्जैनी जाने पर राजी होना पड़ा। जीवक उज्जैनी पहुंच तो गया, परंतु एक योजना के साथ। उसे पता था कि चंड प्रदोत को जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि उसे औषधि में घी दिया जाएगा, वह क्रोधित हो जाएगा। वह जीवक को अपने क्रोध का शिकार जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी योजना अनुसार जीवक ने चंड प्रदोत से बचने के लिए अपने लिए एक तीव्र वाहन हाथी को तैयार रखने को कहा। फिर वही हुआ जो उसने सोच रखा था। उसने चंड प्रदोत को औषधि दी। जब तक औषधि अपना असर दिखाती, जीवक चंड प्रदोत की राज्य सीमा से बाहर जा चुका था। दवा ने तुरंत काम किया और चंड प्रदोत ठीक हो गया।
चंड प्रदोत को यह भी पता चल गया कि जीवक ने उसकी औषधि में घी का मिश्रण किया था। उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वे जीवक को उसके सामने तुरंत प्रस्तुत करें, परंतु उसे बताया गया कि वैद्यराज जीवक तो कब का प्रस्थान कर चुका है। वह जीवक हाथ न आया तो चंड प्रदोत मन महसूस कर रह गया। फिर वह खुश था कि अब वो स्वस्थ हो गया है। उसे उसके कष्टकारी रोग से मुक्ति मिल गई थी। उसने जीवक को उपहार स्वरूप एक दुशाला भिजवाया। इस तरह की अनेक घटनाओं प्रसंगों से जीवक का जीवन भरा पड़ा है। एक प्रसंग तथागत बुद्ध और उसके फुफेरे भाई देवदत्त से भी संबंधित है। देवदत्त तथागत बुद्ध का फुफेरा भाई तो था ही, किंतु स्वभाव से वो पूर्णतः विपरीत था। लड़कपन में ही एक हंस को मारने पर देवदत्त को सिद्धार्थ गौतम की आलोचना का सामना करना पड़ा था। देवदत्त की हिंसा वृत्ति पराजित हुई थी। तभी से देवदत्त के मन में सिद्धार्थ के प्रति वैमनस्य भाव आ गए थे। वो बुद्ध को हानि पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न में लगा रहता था। जब सिद्धार्थ बौद्धि लाभ करने के परिणाम स्वरूप बुद्ध हो गए और बाद में संघ प्रमुख भी, तो देवदत्त उनसे और भी शत्रुता भाव रखने लगा। उसके शत्रु भाव ने घातक घृणा का रूप ले लिया। उसने उन्हें मारने के कई प्रयत्न किए और करवाए, किंतु तथागत हर बार उसकी कुचेष्टाओं से बच गए। तथागत पर घात करने के ऐसे कई प्रयास देवदत्त द्वारा और उसके माध्यम से किए गए। देवदत्त अपनी कुटिल चालों को कार्यरूप देने को हमेशा तत्पर रहता था। वो ऐसे अवसर तलाशता रहता था जब तथागत पर वार किया जा सके। एक बार तथागत बुद्ध गृध्रकूट पर्वत के नीचे जा रहे थे तो देवदत्त ने पर्वत की चोटी से उन पर एक विशाल शिला लुढ़का दी। तथागत के पक्ष में सुयोग यह रहा कि वह चट्टान नीचे जाते जाते एक अन्य शिला से टकरा गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर भी खंडित चट्टान का एक टुकड़ा तथागत के पांव से आ टकराया और वो घायल हो गए। उनके पांव से रक्त बहने लगा। उन्हें पीड़ा भी होने लगी। जीवक को यह सूचना मिली तो वो तुरंत तथागत की सेवा में उपस्थित हो गया। उसने हमेशा की भांति उनकी सेवा की, उनका इलाज किया। तथागत शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उल्लेखनीय है कि जीवक राजा बिंबिसार का, उसके राज परिवार का, तथागत बुद्ध का और भिक्षु संघ का अधिकृत चिकित्सक रहा। पितृहंता राजा अजातशत्रु के कष्टकारी रोग का इलाज ही नहीं किया जीवक ने, बल्कि उसे उसके पूर्ण आचरण पर चिंतन करने को प्रेरित भी किया और उसे तथागत की शरण में भी पहुंचाया। खुद जीवक आजीवन बुद्ध धर्म के प्रति समर्पित उपासक बनकर रहा।